नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी से चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 11 जून 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। आज के वीडियो हम लोग क्या सब पढ़ेंगे, तो जो प्रमुख टॉपिक होगा उनमें क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग ज़रा डिटेल में समझेंगे। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित यह रिपोर्ट है, यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएँ होती है। एक और टॉपिक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं लगातार, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, लगातार और निर्वाचित, ये दो ऐसे शब्द हैं जो उनके कार्यकाल के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सबसे लंबे अवधि तक कार्य किया है और अभी कार्यरत ही हैं। तो इनके बारे में भी ज़रा सा देखेंगे हम लोग, चर्चा में है इसलिए देखेंगे। ये भी देखेंगे कि टॉप 5 कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे लंबे कार्यकाल के दृष्टिकोण से, और कम 5 यानी कि जिनका शॉर्ट टर्म का कार्यकाल रहा है वो कौन कौन से टॉप 5 प्रधानमंत्री हैं। भारत को प्रधानमंत्री हमेशा ही अच्छे ही मिले हैं। आज तक के अपने पूरे इतिहास में कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसके ईमानदारी, जिसके कैरेक्टर पर सीरियस प्रकार से कंसर्न खड़े किए जा सकें। तो ये भारत के साथ हमेशा ही बेहतर रहा है। इस टॉपिक को भी ज़रा हम लोग देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम में भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड सवालों की संख्या बढ़ गई है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पिछली बार भी उन्होंने पूछा कि दिल्ली में बीजेपी कितने वर्षों के बाद शासन सत्ता में लौटी है, इसलिए इस प्रकार के फैक्ट्स को ज़रा देखेंगे। इसके अलावा माइथॉस का एक वर्जन लॉन्च किया गया पब्लिक के लिए, जिसको लेकर के कंसर्न खड़े किए जा रहे हैं, इसे भी ज़रा देखेंगे। और कल का अपना एक टॉपिक बाकी है मधुमेह के दवाई के बारे में, तो टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ वगैरह को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। कल से ही फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ अचीवर ग्रुप में ही शुरू होगा। अचीवर ग्रुप में पहले के भी सारे सेट मौजूद हैं, आप उसे भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। और कल से तो 15 फुल लेंथ टेस्ट ही शुरू हो जाएगा। तो जिन्हें जुड़ना हो ज़रूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। पीडीएफ जो मैं देता हूँ वो पेड पीडीएफ ग्रुप में देता हूँ, बिल्कुल ही अलग सेपरेट ग्रुप है। उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है और आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ऐड कर दूँगा। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है आईजीसीसी का अध्ययन, और जिसमें कहा गया है कि ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग हाईएस्ट एवर इन 2025। जब से पृथ्वी पर मानव आए हैं, मानव को आए हुए कोई ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं। पृथ्वी 5 करोड़ वर्ष करीब में पहले पृथ्वी बनी है और उसमें हम कुछ लाख वर्ष पहले आए हैं। 1 लाख वर्ष के आसपास में जाएंगे तो आपको पूरा पाषाण काल की बारे में जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। तो उससे पहले तो मानव थे ही नहीं, यानी कि पृथ्वी के इतिहास में हम बहुत ही नगण्य मात्रा में मौजूद हैं। पृथ्वी हमसे पहले भी थी, पृथ्वी हमारे बाद भी होंगे। लेकिन जब से हम आए हैं तब से का आज तक का जितना रिकॉर्ड है ह्यूमन हिस्ट्री में, उस रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन 2025 के वर्ष में किया गया। तो सवाल ये भी बनता है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली पॉलिसीज़, इको फ्रेंडली व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सब बनाने का क्या मतलब बनता है अगर ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बढ़ ही रहा है। तो ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। रिपोर्ट से सवाल बहुत सारे बन रहे हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन में। आईआरजीसीसी का अध्ययन क्या है? ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वैज्ञानिक समूह द्वारा प्रकाशित इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोमेट क्लाइमेट चेंज, आईजीसीसी इस संस्था का नाम है। यह एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी नवीनतम अध्ययन में कहा है कि मानव इतिहास में अभी तक का 2025 में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हुआ है, हमने कंट्रीब्यूट किया है। ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के 2 स्रोत होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड, जिसको आर्टिफिशियल भी हम लोग कहते हैं। तो मैन मेड स्रोत जो है उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं भाई? तो पृथ्वी जो है, अर्थ, इसको सूर्य से तापमान की प्राप्ति होती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में। शॉर्ट वेव के फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा होता है क्योंकि सूर्य जो है
यह एनर्जी के स्रोत हैं, तो इनसे एनर्जी जल्दी जल्दी निकलेंगे। शॉर्ट वेव फॉर्म होता है, यह शॉर्ट वेव इसको हम लोग कहते हैं। अब पृथ्वी कोई एनर्जी का तो स्रोत है नहीं, तो उसने दिन भर सूर्य प्रकाश को अवशोषित किया है। रात को लंबे वेव फॉर्मेट में वह इसको इमिशन करना शुरू करता है, वापस लौटाना शुरू करता है। ध्यान से सुनिएगा, यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर पृथ्वी पर वातावरण वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी हमारी रात को माइनस के तापमान में चली जाती और सुबह में फिर से दिन में 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री तक का तापमान हो सकता था। लेकिन बीच में यहाँ पर है एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? सूर्य से आने वाली सारी प्रकाश में से कुछ प्रकाश को पृथ्वी तक आने देता है, रेडिएशंस को सोख लेता है, और पृथ्वी से जो निकलने वाली शाम को सूर्यास्त के बाद से गर्मी है, हीट है, मिशन है, उसको भी कुछ हद तक बंद करके रखता है अपने आवरण में, जिससे पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है, बैलेंस रहता है। ना तो रात को अत्यधिक ठंडा और ना तो दिन में अत्यधिक गर्म, ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती है, जैसा बाकी ग्रहों के साथ में होता है, उपग्रहों के साथ में। जैसे चाँद है, चाँद पर जब प्रकाश वाला भाग होता है वहाँ पर बहुत तेज़ गर्म होता है, और जो छाया वाला भाग होता है वहाँ पर बहुत अधिक ठंड होता है। तो यह इसी कारण से होता है, इसको ज़रूर ही याद रखिएगा। अब इस नेचुरल प्रोसेस में व्यवधान तब होता है जब वायुमंडल में मौजूद जो गैसें हैं, उन गैसों का प्राकृतिक स्रोत के अलावा मैन मेड स्रोत से भी उत्सर्जन होने लग जाए, तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अर्थात रात को जितनी बड़ी मात्रा में हीट्स को बाहर निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल पाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं। इसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द कहाँ से आया है? तो ठंडे प्रदेश जो यूरोप के भाग हैं उनमें सब्जियों के उत्पादन इत्यादि के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। ग्लास लगा करके, ग्रीन ग्लास लगा करके घर बनाए जाते हैं, ताकि वहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है भाई, तो उसमें तो उत्पादन होगा ही नहीं, तो ताकि सूर्य के प्रकाश जब अंदर आए तो बाहर जाने से पूर्व वो ट्रैप हो जाता है उसमें, जिससे उस घर का तापमान सही रहता है जिसमें उत्पादन हो सके। तो ये शब्द वहीं से आया है। रिकॉर्ड तोड़ते वित्तीय वर्ष जरा ध्यानपूर्वक समझेंगे। यह अध्ययन ऐसे समय में आया जब बॉन, जर्मनी में यह जगह है, जर्मनी में वार्षिक मध्य वर्ष जलवायु वार्ता, मिड ईयर क्लाइमेट टॉक्स चल रहे हैं। अभी कहाँ पर? तो जर्मनी में। और ऐसे समय में ही यह रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट में औद्योगिक क्रांति से पूर्व की अवधि 1850 से 1900 के आधारभूत स्तर की तुलना में निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसको हमने बेस ईयर के रूप में माना है, और इससे पहले और इसके बाद, यानी कि बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करके हम लोग अध्ययन करते हैं। वर्ष 2025 का तापमान विन्यास क्या रहा है? तो वर्ष 2025 में औसत वैश्विक तापमान 1850 से 1900 का आधारभूत स्तर से 1.39 डिग्री सी अधिक दर्ज किया गया है। लगभग में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गई है। इस कुल वृद्धि में 1.31 डिग्री सी की वृद्धि सीधे तौर पर मानव गतिविधियों ग्रीन हाउस गैस के कारण से हुआ है। इन्होंने कहा कि मान लीजिए 1.5 डिग्री सी तापमान बढ़ गई है भाई, तो इसमें से 1.31 डिग्री तापमान जो बढ़ी है वो ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ी है, जो मैन मेड ग्रीन हाउस गैसें हैं, मानव द्वारा उत्सर्जित इमिशन जो हमारे द्वारा हुआ है उससे यह बना हुआ है। हमारे द्वारा का मतलब हमारे गतिविधियों से, गाड़ी चलाने या फिर अतिशय फैक्ट्रियों के इस्तेमाल से या फिर रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल इत्यादि चीज़ों से यह उत्पन्न हुई है। ऐतिहासिक तुलना, वर्ष 2024 सबसे गर्म वर्ष रहा है, वर्ष 2023 दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है। लालीना का प्रभाव उल्लेखनीय, वर्ष 2025 में लालीना वर्ष था, जिसका प्रशांत महासागर पर सामान्य शीतलन प्रभाव होता है, और इसके कारण से 2025 का वर्ष तुलनात्मक रूप से कम गर्म रहा है 2024 की तुलना में। अगर लालीना नहीं रहता तो 2025 का वर्ष और भी ज़्यादा गर्म हो सकता था, ऐसा इनका कहना है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और सिकुड़ता कार्बन बजट, इस रिपोर्ट में और भी चीज़ें बताई गई हैं। सवाल क्या पूछेगा आपसे कि हाल ही में ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें बताई गई हैं,
क्या क्या कहा गया है, कितने डिग्री तापमान बढ़ गए हैं, ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सारे पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में। उत्सर्जन का नया रिकॉर्ड IGCC अध्ययन के अनुसार मानव गतिविधियों के कारण होने वाला वार्मिंग दर 0.27 डिग्री सी प्रति दशक की दर से बढ़ रहा है। एक दशक में 10 वर्षों में 0.27 डिग्री सी मैन मेड कॉज के कारण से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। वर्ष 2025 में कुल वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 56.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, ऐसा इनका कहना है। ये जरूर आंकड़ा याद रखिएगा। कार्बन बजट की समाप्ति, यदि उत्सर्जन की वर्तमान दर जारी रहती है, इन्होंने ये भी चेताया है कि अगर हम इसी प्रकार से उत्सर्जन करते रहे तो फिर क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सी की सीमा के भीतर रखने के लिए बचा हुआ वैश्विक कार्बन बजट अगले 3 वर्षों में कम समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। 2026 की शुरुआत से दुनिया केवल 130 बिलियन टन अतिरिक्त CO2 ही उत्सर्जित कर सकती है। ये इन्होंने कहा है कि हमें उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा, नहीं तो हमने जितना डिसाइड कर रखा है कि 2100 ईस्वी तक हमें 1.5 डिग्री तापमान बढ़ने से रोकना है। अगर 1.5 डिग्री से तापमान बढ़ जाएगा पृथ्वी की, तो फिर बहुत सारे देश जो हैं, बहुत सारे द्वीप जो हैं वो डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। समुद्र जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे बांग्लादेश सबसे पहले डूबेगा, मालदीव डूबेगा, ये सब देश डूब सकते हैं। अपने भी मुंबई जैसे शहर जो हैं वो डूब सकते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी जो है फिलहाल में, उसके 2 बड़े द्वीपों में से एक सुमात्रा और जकार्ता, इन दोनों के बहुत बड़े हिस्से डूब चुके हैं और डूब रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए वो अपना राजधानी परिवर्तित करके बोर्नियो द्वीप समूह पर जो ले जा रहा है, उसके कारण भी यही है। भविष्य के अनुमान और क्या क्या कहे गए हैं। पेरिस समझौतों पर आघात, पेरिस समझौते की विफलता। इन्होंने कहा है कि USA जैसे देशों के निकलने के कारण से पेरिस जो समझौता है 2015 का, जिसमें देशों ने प्रतिबद्ध होकर के कहा था कि हम कटौती करेंगे एमिशन में, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गया है। वो इम्पैक्टफुल नहीं हो पाया क्योंकि देशों के अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जिसके कारण से वो इससे निकल गए। वार्षिक खतरा का अनुमान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार 2026 और 2030 के बीच आगामी 5 वर्षों में कम से कम 1 वर्ष ऐसा होगा जो 1.5 डिग्री सी की विनियामक थ्रेशोल्ड सीमा को पार कर जाएगा। इसकी 91% संभावना है कि पृथ्वी बहुत जल्द गर्म हो जाएगी, बहुत जल्द गर्म हो जाएगी। अब ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें कही जा रही है कि भाई क्या क्या समाधान हो सकता है। तो समाधान के रूप में इन्होंने कहा है कि अभी जो हम बिजली का खपत कर रहे हैं उसे मात्र 20% क्लीन एनर्जी से आता है, इसको कम से कम 35% हमें करना पड़ेगा। जर्मनी के वॉन शहर में आयोजित होने वाले वार्षिक मध्यवर्ष जलवायु वार्ता है, एनुअल मिड ईयर क्लाइमेट टॉक्स। दरअसल में वर्ष में एक बार कॉप आयोजित होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, तो आप उसके बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन बीच बीच में भी 6 माह पर भी एक टॉक आयोजित होता है जिसको कहते हैं अर्धवार्षिक वार्ता। ये कहाँ पर होता है? तो बॉन जर्मनी में ही होता है। बॉन जर्मनी में यह UNFCCC का हेडक्वार्टर भी है, तो इस हेडक्वार्टर में ही इसे आयोजित किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तत्वाधान में आयोजित होने वाला ये जो अर्धवर्षीय वार्ता भी चल रही है वॉन शहर में, और इसी दौरान यह रिपोर्ट भी जारी किया गया है। तो इस वार्ता के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि कहाँ पर यह वार्ता हो रही है। एक तकनीकी और राजनयिक बैठक है। यह हर साल जून के महीने में जर्मनी के बॉन शहर में आयोजित की जाती है, जो UNFCCC का आधिकारिक मुख्यालय भी यहीं पर है। और यहीं पर इस साल में एक बार बैठ कर के बीच में भी वार्तालाप कर लेते हैं। कॉप तो हर साल किसी न किसी देश में आयोजित होती ही है, उसके साथ साथ ये भी वार्ता 6 महीने पर बॉन शहर में आयोजित की जाती है। UNFCCC की सहायक निकाय, इस वार्ता को मुख्य रूप से UNFCCC की 2 सहायक निकाय के बैठक के रूप में जाना जाता है। SBSTA वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह के लिए सहायक निकाय, सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस, ये इसमें कहा जा रहा है। और SBI कार्यान्वयन के लिए सहायक सहायिका, ये भी इस प्रकार की एक बॉडी है जो दोनों बॉडी मिलकर के 6 महीने पर वार्ता आयोजित कर लेते हैं और आपस में बातचीत कर लेते हैं। कॉप और इस वह अंतर क्या है भाई? तो हर साल जून जर्मनी में आयोजित होता है। कॉप हर साल नवंबर दिसंबर में दुनिया के किसी भी भाग में आयोजित हो सकते हैं, या जर्मनी बॉन में ही आयोजित होता है। तकनीकी विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और नौकरशाह इसमें भाग लेते हैं वार्तालाप करने के लिए। कॉप में जनरली राष्ट्राध्यक्ष या
बड़े लीडर्स भाग लेते हैं। मुख्य कार्य क्या है? संधियों का तकनीकी मसौदा ड्राफ्ट वगैरह सब तैयार करना। कॉप में अंतरिम समझौतों पर ज़्यादा जोर हो दिया जाता है, तो इसको ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे कि IGCC संस्था जो है यह क्या है, जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। एक टॉपिक को कितने डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं। IGCC के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। तो सबसे पहले हमने रिपोर्ट को पढ़ा। ये रिपोर्ट ऐसे समय में जारी किया गया जब वॉन जर्मनी में अर्धवार्षिक वार्ता चल रही थी, इसे भी हमने पढ़ा। अब IGCC को भी हम पढ़ेंगे एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी पढ़ेंगे। अब इससे ज़्यादा बाहर कहीं पर सवाल बन ही नहीं सकता, इस टॉपिक से संभावना ही नहीं है। इसको बोलेंगे करेंट अफेयर का कंप्लीट एक टॉपिक पढ़ना, ठीक है, जिसे कहीं से भी सवाल आए तो आप कर ले जाएं। ओके, तो यह संस्था क्या है? तो यह दुनिया के शीर्ष जलवायु वैज्ञानिकों का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समूह है, ऑटोनोमस है, किसी भी संस्था से जुड़ी हुई यह नहीं है कि जैसे UN से जुड़ी हो, UNFCCC से जुड़ी हो, किसी से यह जुड़ी नहीं है, स्वतंत्र है, वैज्ञानिकों का एक समूह है जिसके द्वारा इसमें ऑटोनोमस तरीके से रिपोर्ट वगैरह जारी किया जाता है, जिससे किसी का हस्तक्षेप ना हो, किसी का एजेंडा ना हो ये चीज़। इसकी स्थापना पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्रगति को ट्रैक करने और प्रतिवर्ष विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटा प्रदान करने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य IPCC की बड़ी रिपोर्ट के बीच अंतरालों में वैश्विक तापमान उत्सर्जन का अद्यतन आंकड़ों को साझा करना, यही इसका रखा गया कि भाई कार्य क्या हो रहा है दुनिया में, और वही देखना कि क्या क्या कार्य हो रहे हैं। इसके कार्य क्या हैं? तो मानव जनित प्रभावों का मापन करना, कार्बन बजट की ट्रैकिंग करना, और उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के बारे में जानकारी भी यह देती है। तो ग्रीन हाउस गैस कहाँ किसे जाता है, तो सारा फेनोमेना तो आपको मैंने समझाया है कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, किसे कहते हैं। अब ज़रा समझेंगे कौन कौन सी गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती हैं। यदि इनका उत्सर्जन अत्यधिक बढ़ जाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। कार्य तो इनका नेचुरल ही था, लेकिन उस नेचुरल में मानवीय हस्तक्षेप के कारण से बैलेंस बिगड़ गया, जिसके कारण से पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। गर्मी के महीने में आपको कोई काला वाला चुभने वाला जो कंबल होता है खादी भंडार में जो मिलता है, वो आपको उड़ा करके कोई बिठा दे तो कैसा लगेगा? बस पृथ्वी के साथ वैसा ही हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे प्रमुख दीर्घकालिक मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। यह मुख्य रूप से स्रोत क्या है इनके, वो तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ से आते हैं। मीथेन CH4 यह प्राकृतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है। जहाँ पर भी कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, जहाँ पर भी कार्बन और जल मिलेंगे, वहाँ पर CH4 का एमिशन हो जाता है। धान के खेत में भी एमिशन होता है और गाय के गोबर से भी एमिशन होता है। तो नेचुरली भी यह एमिशन होता है इसका, लेकिन मैन मेड कारणों से इसका एमिशन बढ़ गया है, ये ज़रूर हुआ है। यह वायुमंडल में CO2 की तुलना में कम समय तक रहती है, लेकिन नुकसान ज़्यादा करती है। लेकिन ऊष्मा को रोकने की इसकी क्षमता, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, CO2 से लगभग 28 गुना अधिक है। ये स्टेटमेंट आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसका मुख्य प्राकृतिक स्रोतों, विशेषकर धान के खेत, पशुपालन, मवेशियों की पाचन क्रिया, जीवाश्म ईंधन का रिसाव, लैंडफिल, ये सब भी इसके स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है NO2। यह कई सारे स्रोतों से निकलता है, फर्टिलाइज़र इत्यादि से भी। फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं, उसके अलावा HFC है, PFC है, SF6 है। ये के सारे क्या हैं? तो ये सारे किस में आते? तो ग्रीन हाउस गैस में आते। उसके अलावा H2O वाटर वेपर, यानी कि गैस के फॉर्मेट में H2O जो है जल वाष्प, ये भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आ गए। दरअसल में स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास में अमेरिका के द्वारा भारतीय शिप पर अटैक किया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, फिर से सुनिएगा। उसमें हमारे 3 भारतीय मिसिंग भी हैं, फंसे हुए हैं वहाँ पर। तो मोदी जी अभी तो थोड़ा सा दूसरे काम में लगे हुए हैं, झालमुड़ी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन US के डिप्लोमेट को ही बुला करके हमने समन कर दिया कि ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अब जरा समझेंगे कि मोदी जी का 4399 दिनों का प्रधानमंत्री पद पर रहने का ऐतिहासिक मील का पत्थर उन्होंने पार कर लिया। पद पर बने रहना ही जब आपका लक्ष्य हो तो आपके लिए वही मील का पत्थर हो जाता है। जैसे IAS, SDM, DYSP बनने का ही अगर आपका लक्ष्य हो तो वहाँ पर भी पहुँच के आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर पढ़ा लोगे बच्चों को, कार्य के नाम पर तो आप ढेला नहीं कर पाओगे।
बहुत ख़राब बोलता हूँ मैं, लेकिन सच बोल देता हूँ। फिर आप भी वहाँ पहुँचकर रील बना लोगे कि देखो भाई गाड़ी का लाइसेंस चेक करें। आप बीपीएससी में कौन सी किताबें पढ़ें ये आप वीडियो बना लोगे, एसडीएम डीवाईएसपी बन के भी। पद पर पहुँचने का लक्ष्य से ज़्यादा बेहतर होता है कार्य करने का लक्ष्य। ठीक है, तो जीवन में कुछ करने का लक्ष्य रखिए। पद के बिना भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है गुरु। जैसे बीपीएससी के लिए बुक बताना बिना पद के मैं बता रहा हूँ आपको। इसके लिए एसडीएम बनना थोड़ी ना ज़रूरी है या डीवाईएसपी बनना। समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जीवन का उद्देश्य कार्य करना रखिए। पद क्या है, पद तो बिना पद के भी कई सारे लोग बहुत बेहतर कार्य कर लेते हैं। तो इसलिए रिजल्ट से ज़्यादा मायने क्या रखता है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं जीवन में। अगर जीवन में आप केवल एक पद अचीव करना चाह रहे होंगे तो पद मिल जाएगा आपको, परीक्षा पास करेंगे पद मिल गया, उसके बाद आप गायब हो जाएंगे, उसके बाद आपकी अचीवमेंट रुक जाती, फुल स्टॉप। कितने यूपीएससी टॉपर हुए होंगे आज तक, रैंक 1 बताइए, कितने ही हुए होंगे। फिर भी अपने शहरों की हालत देखिए कितना बेहतर है। तो ये ज़रूरी होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, मोदी जी के बारे में कुछ भी नहीं कह रहा था, उनके बारे में ज़रा पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून 2026 में मोदी जी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने लगातार 4,399 दिनों तक पीएम पद पर रहने के ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पेंच है, उस पेंच को जरा हम लोग समझेंगे। सबसे लंबी अवधि तक सेवा करने वाले शीर्ष 5 प्रधानमंत्री कौन कौन रहे हैं, तो सबसे पहले जेएल नेहरू हैं, अभी भी नेहरू जी हैं। पहले स्थान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड स्थान पर इंदिरा गांधी जी ही हैं, थर्ड स्थान पर नरेंद्र मोदी जी हैं, चौथे स्थान पर मनमोहन सिंह जी हैं और उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी महोदय हैं। लेकिन इन सब के साथ बड़ी चीज़ ये है कि इन सब का फैमिली बैकग्राउंड बड़ा ही मजबूत था। मोदी जी एकमात्र ऐसे पर्सन है जिनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं था मजबूत गुरु। इस देश में जहाँ पर एक ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना इतना कठिन हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बना है अपनी 100% क्षमता की बदौलत, तो निश्चित वो सम्माननीय योग्य होता है। जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम और इतिहास में कुल मिलाकर सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं। इन्होंने कुल 16 वर्ष 286 दिन यानी कि 1947 से 1964 तक देश का नेतृत्व किया, लेकिन सबसे लंबे समय तक लगातार एन निर्वाचित, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी 1947 से 1957 तक 1951 तक प्रथम चुनाव से पहले तक कार्यकारी अंतरिम सरकार के प्रमुख थे, जो डायरेक्ट निर्वाचित नहीं हुए थे। और उनका कार्यकाल जो है इसीलिए मोदी जी से छोटा, डायरेक्ट निर्वाचित एंड लगातार शब्द भी लगा हुआ है कि कंटिन्यूअस पद पर रहने के लिए मोदी जी ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। इंदिरा गांधी जी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने विभिन्न कार्यकालों को मिलाकर के कुल 15 वर्ष 350 दिन देश पर शासन किया। इनके कार्यकाल में बड़े विनियामक सुधार जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 इत्यादि, 1971 का वॉर और कई सारे चीज़ें इनके कार्यकाल में शामिल हैं। मोदी जी यह लगातार 4,399 से अधिक दिनों तक 12 वर्ष तक का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। सबसे बड़ी चीज़ है कि लगातार है, इनके में लगा हुआ लगातार है। लेकिन इंदिरा गांधी जी के बीच में शासन ब्रेक आया था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इनकी सरकार गिर गई थी। आफ्टर इमरजेंसी के बारे में आपको सारा कुछ पता होगा, नहीं पता है तो 12th पॉलिटी एनसीईआरटी आज़ाद भारत की पॉलिसी को पढ़िए, आज़ाद भारत की राजनीति। चौथे स्थान पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। 10 वर्ष कार्यकाल रहा, 10 वर्ष 4 दिन गठबंधन की सरकार इन्होंने स्थापित की, कई सारे इन्होंने अचीवमेंट भी हासिल किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996-98 से 2004, कुल मिलाकर के 6 वर्ष 80 दिन तक यह कार्य किया इन्होंने। लेकिन इनके समय जो है वो आता जाता रहा, मतलब आए फिर बने फिर हटे फिर बने, इस प्रकार से इनका कार्यकाल रहा है। अब सबसे कम कार्य करने वाले, सबसे कम दिनों तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्रियों की जरा लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन है इसमें। सबसे पहले अटल बिहारी, इसमें गुलजारी लाल नंदा को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा को 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में। जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई और शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो 13-13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा जो है यह कार्यकारी प्रधानमंत्री का कार्य इन्होंने किया, तो इसमें इनको हमने शामिल नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मात्र 13 दिन में इनकी सरकार गिर गई थी। चौधरी चरण सिंह 170 दिनों तक इनकी सरकार रही, 1979 से 1980 जनता पार्टी का दौर है यह। चंद्रशेखर का नाम जानते होंगे, 223 दिनों तक इनकी सरकार चली, तो 1990 से 91 तक इन्होंने सरकार चलाई थी।
HD देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चे की सरकार की इन्होंने चलाया था 324 दिन की, 1996 से 97 तक यह सरकार चली थी। इंद्र कुमार गुजराल 332 दिनों की इनकी सरकार रही। गुजराल सिद्धांत के लिए जाना जाता है, जो भारतीय पॉलिसी में आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बकवास बोगस सिद्धांत था। कुल कार्यकाल बनाम निरंतर निर्वाचित कार्यकाल, तो मोदी जी जो हैं निरंतर निर्वाचित कार्यकाल में रहे हैं, जबकि पंडित नेहरू जो हैं इनका कुल कार्यकाल 16 वर्षों का रहा है, जिसमें इन्होंने शुरुआत के 3-4 वर्ष जो हैं वो कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अंतरिम प्रधानमंत्री इंटरिम गवर्नमेंट इन्होंने चलाया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। मोदी जो हैं यह लगातार 4,399 दिनों तक रहे हैं। आज तो 4,400 दिन हो गए, 99 से एक दिन ज़्यादा हो गया ना आज, है ना, तो ये आज तो पार कर गई है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जिम खाना क्लब। आज बड़े अतरंगी टॉपिक सब हैं। दिल्ली के जिम खाना क्लब है। इस क्लब के लिए अगर आपको मेंबरशिप लेना है तो पहले तो आपको कुछ बड़ा अचीव करना पड़ेगा जीवन में, IAS, IFS, आर्मी जनरल, बड़े बड़े या फिर बड़े से जज या फिर बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ऐसा कुछ बनना पड़ेगा। क्लब है ये जिम खाना क्लब, आज़ादी से पहले का यह क्लब है। और इस क्लब को भारत सरकार ने बोला है कि अपना बोरिया बस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। तो इस क्लब के मेंबरशिप के लिए कई बार तो 20-20 साल वेट करना पड़ता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इस क्लब में होता क्या है तो मुझे तो नहीं पता है गुरु, होता क्या है। अच्छी चीज़ें होती होंगी, ढेर सारा पैसा भी लगता है, 30-40 लाख रुपया भी लगता है मेंबरशिप के लिए। सरकार ने इनको कहा है कि अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। क्यों कहा है? इसमें एक तो बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। क्यों कहा है पहले उसे देखते हैं। देखिए कहाँ पर है यह, यहाँ पर मोदी जी रहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास है। मोदी जी रहते का तात्पर्य क्या है? यह 7 लोक कल्याण 7 रेस कोर्स रोड था, जिसका नाम बदल करके लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया। लुटियंस दिल्ली का सबसे बेहतरीन इलाका में से एक है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी का आवास भी है। यहीं पर ये जो आपको ट्रायगोनल शेप में दिख रहा है, यह जिम खाना है, दिल्ली का जिम खाना क्लब है। स्विमिंग पूल भी दिख रहा है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैसिलिटीज़ हैं और प्रधानमंत्री का आवास के ठीक बगल में है। तो जैसे होता नहीं है कि भाई आपके घर के बगल में कोई रोज़ पार्टी कर रहा हो और आप घर में अकेले बैठे हो तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता यार, कौन आ गया बगल में, उसी तरह की चीज़ें हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिम खाना क्लब को उनकी 27.3 एकड़ की ऐतिहासिक भूमि को खाली करने का आदेश दिया है। इस भूमि का उपयोग रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत बार इन्होंने सिक्योरिटी चैलेंजेस भी उत्पन्न कर दिए प्रधानमंत्री जी के लिए, जैसे ड्रोन उड़ा करके शूटिंग करते प्रधानमंत्री घर के बगल में। कभी CIA का अड्डा था जिम खाना क्लब, है ना। तो दिल्ली पुलिस ने तो केस भी दर्ज किया था कि अपने प्रधानमंत्री के घर के ठीक बगल में इतने देर तक ड्रोन उड़ाया कैसे। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होती है। जिम खाना क्लब दिल्ली में भी है, बम्बई में भी है, सभी जगहों पर बनाया गया था। अंग्रेजों के ज़माने का है। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इसी तरह के क्लब के बाहर लिखा हुआ होता था, ठीक है। अब इसमें कई सारे ऑडिट वगैरह भी हुए, जिसमें पता चला कि भाई भारी धांधली है यहाँ पर। जरा समझते हैं कि कब स्थापित हुआ, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। दिल्ली जिम खाना क्लब की स्थापना मूल रूप से ब्रिटिश काल के दौरान 3 जुलाई 1913 को हुई थी। इसकी शुरुआत इंपीरियल दिल्ली जिम खाना क्लब के नाम से की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष सर स्पेंसर हरकोट बटलर थे। ये जरूर याद रखिएगा, बटलर का नाम याद रखिएगा भाई, एग्जामिनेशन पूछ सकता है। जो तात्कालिक पंजाब के उपराज्यपाल महोदय थे। बताइए, उपराज्यपाल को जिम खाना क्लब का अध्यक्षता दे दिया गया। उपराज्यपाल की बेइज्जती हुई या सम्मानित हुआ, जो भी आप समझे। तो पहले जो तत्कालीन पंजाब के उपराज्यपाल महोदय थे स्पेंसर हरकोट बटलर, उनको जिम खाना के अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया गया, ठीक है। नाम में परिवर्तन, देश जब आज़ाद हुआ तो इंपीरियल शब्द अच्छा नहीं लग रहा था, तो इन्होंने कहा दिल्ली जिम खाना क्लब इसका नाम रख दिया। 1947 से भारत की स्वतंत्रता के बाद इस क्लब के नाम से इंपीरियल शब्द को विधिक रूप से हटा दिया गया। इसका नाम बदल करके केवल दिल्ली जिम खाना क्लब कर दिया गया। कानूनी विन्यास और संगठनात्मक ढांचा, यह क्लब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8, पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी है और यह गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है के रूप में विनियमित होता है। यह एक कंपनी के रूप में खुद को इन्होंने रजिस्टर्ड किया। और सदस्यता कौन ले सकते हैं? तो ISS, IAS, IFS, IPS। वो भी IAS में कोई चिटकुले अभी अभी बने हैं, उनको नहीं मिलता है। जो सचिव
डायरेक्टर इत्यादि पदों पर, उच्च पद पर हैं, उनमें से भी सबको नहीं मिलेगा। वेटिंग पीरियड 20-20 साल का होता है इसका, है ना। तो ये सेलेक्ट करते हैं कौन इनके मेंबर बनेंगे, ठीक है। तो इलीट लोग बन सकते हैं। यह लुटियंस दिल्ली के सबसे महंगे और सुरक्षित रेस कोर्स रोड वर्तमान लोक कल्याण मार्ग क्षेत्र में स्थित है। इसका मूल्य जो है काफ़ी ज़्यादा होगा इसके ज़मीन का। सरकार को कई सारे चैलेंजेज आ रहे थे, इसलिए सरकार ने इसको कहा है कि खाली कर दीजिए, हम यहाँ पर अपनी सुरक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों का विन्यास करना चाहते, विस्तार करना चाहते हैं। Why Anthropic has released a Mythos version despite risk? एंथ्रोपिक को पूरी दुनिया की सरकारें मना रही थी कि भाई मान जाओ, मत रिलीज करो माइथॉस को, मत रिलीज करो, लेकिन इसने बोला कि हम माइथॉस को रिलीज करेंगे और कर दिया। लेकिन माइथॉस के वर्जन में परिवर्तन करके इन्होंने रिलीज किया। इन्होंने कहा है कि माइथॉस जो ओरिजिनल है वो तो हम केवल सरकारों को ही देंगे, वो हम पब्लिक को नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक है। वो 2 मिनट में पूरे भारत के रेल नेटवर्क, 2 घंटे में पूरे रेल नेटवर्क को हैक कर सकता है, सारी दुनिया की बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस बोलना है, उसको प्रॉम्प्ट देना है कि इसको हैक करो और वो करके दे देगा आपको। लेकिन इन्होंने जो जारी किया है उसका नाम है क्लाउड फेबल 5। माइथॉस वर्जन ही है, सारा दिमाग माइथॉस का ही है, विथ रिस्ट्रिक्शंस कि आप इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आप इसको सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर, हैकिंग के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सवाल जवाब के लिए इस्तेमाल कर लो, नॉर्मल रिसर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लो, लेकिन आपको यह हैकिंग वगैरह की अनुमति नहीं देगा। और जैसे ही आप इससे वो सब चीज़ें पूछेंगे, अपने आप आपके कंटेंट को यह ब्लॉक कर देगा। तो इसका नाम है क्लाउड फेबल 5। क्या क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया में और भारत में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। एआई के मामले में हम बहुत पीछे रह गए गुरु। एआई फर्म है एंथ्रोपिक ने सार्वजनिक रूप से क्लाउड फेबल 5 यह मॉडल का नाम है। यह मॉडल उसी माइथोस क्लास का आर्किटेक्चर पर आधारित है जिसे कंपनी ने मात्र 2 महीने पहले जनता के लिए जारी करने हेतु अत्यधिक खतरनाक और जोखिम भरा घोषित किया। ऐसा एआई बन चुका है जो बहुत खतरनाक है, उसे जनता के लिए जारी नहीं किया गया है, सरकारों के लिए जारी कर दिया गया है। भारत सरकार के लिए भी उसमें नाम में लिस्ट शामिल है। भाई भारत सरकार ने एंथ्रोपिक को बोला ये दो हमें, हम अपना बैंकिंग सिस्टम, हम अपना रेलवे सिस्टम, हम अपना डिफेंस सिस्टम में वल्नरेबिलिटी टेस्ट करेंगे, इथिकल हैकिंग करेंगे, हम खुद से ही अपना सिस्टम हैक करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं और फिर उसे हम ठीक कर लेंगे। तो क्या यह कल को पब्लिक हो सकता है? हाँ, पब्लिक हो सकता है। जब सारी सरकारें दुनिया भर के अपना अपना सिस्टम सही कर लेंगी तब जाके हो सकता है इसे पब्लिक कर दिया जाए। या तो दुनिया में कुछ ऐसे सिस्टम बनेंगे, सॉफ्टवेयर बनेंगे जो एआई द्वारा हैक नहीं हो सके, तब जाके वो पब्लिक हो सकता है। फिलहाल तो उसके छोटे मॉडल को ही पब्लिक किया गया जिसका नाम है क्लाउड फेबल 5। हाल ही में चर्चा में रहा क्लाउड फेबल 5 क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। सवाल पूछा जा सकता है। एंथ्रोपिक कंपनी है गुरु। सुरक्षात्मक आवरण बदलाव, मॉडल की अंतरिम बुद्धिमत्ता में कोई बदलाव नहीं किया गया है, बल्कि प्रमुख अंतर यह है कि केवल फेबल 5 के चारों ओर कड़े विनियामक सुरक्षात्मक आवरण सेफगार्ड्स लगाए गए हैं जिससे इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता है। तो यही इसमें बस सुधार किया गया है, बाकी सब कुछ माइथोस जैसा ही है। देखिए क्या है क्लाउड में, माइथोस में क्या क्या दिक्कतें थी। तो अभूतपूर्व साइबर क्षमताएं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सिस्टम, किसी भी चीज़ में खामियों को पकड़ सकता था। कुछ ऐसी खामियां इसने पकड़ी जो पिछले 30 वर्षों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। उस प्रकार की खामियों को भी इसने पकड़ लिया माइथोस ने। ठीक है गुरु। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए खतरा है। यूके एआई सुरक्षा संस्थान ने कहा कि दुनिया के जितनी पावर ग्रिड हैं, जितने बैंकिंग सिस्टम हैं, जितना रेलवे नेटवर्क है, जितना मेट्रो का, जितना डिफेंस नेटवर्क है, संचार नेटवर्क है, हर चीज़ को यह नेस्तनाबूद कर सकता है, लेकिन इतना खतरनाक है यह। इसलिए सरकार ने इसे पब्लिक में जारी करने से मना कर दिया एंथ्रोपिक को, और एंथ्रोपिक ने भी जारी नहीं किया। क्लाउड फेबल का सुरक्षा विन्यास और डायनामिक राउटिंग क्या है। तो एंथ्रोपिक ने इस शक्तिशाली मॉडल को सुरक्षित रूप से जारी करने के लिए अभिनव नियंत्रण प्रणाली बनाया है। संवेदनशील इनपुट का फिल्टरिंग, अगर आप उससे नॉर्मल चीज़ें पूछोगे तो आपको जवाब देगा, लेकिन अगर आप हैकिंग से जुड़ी हुई चीज़ें पूछते हैं तो अपने आप ही आपका
काट देगा, बंद कर देगा, बंद कर देगा, बंद कर देगा। तो ये ज़रूर है इसमें, ये ज़रूर इसमें रखा गया है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये छोटा सा टॉपिक था लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक आज फिर से रह गया, डायबिटीज़ वाला फिर से आज रह गया, कोई बात नहीं, कल इसे हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसे कल ही करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ में जुड़िएगा, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू।